हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, ललन टॉप होंगे, होना भी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करना है, आप लोग को एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। चैप्टर 3 हम लोग का है परिवहन, है लिखा हुआ पीछे परिवहन। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ाई कर लेना है। चलिए आप लोग क्या कीजिए ना, पढ़ने से पहले, ठीक है, आप लोग के लिए छोटा सा काम है, छोटा सा रिक्वेस्ट है। पढ़ाई करने से पहले आप लोग क्या कीजिए ना, फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों, सखी, सहेली, मित्रों, जानू, बाबू, सुनो, सबके पास कीजिए फटाफट से शेयर, और लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भैया मेहनत लगता है। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा पावर लगता है। फटाफट से कर दीजिए इसको लाइक, शेयर, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। परिवहन। परिवहन मीन्स क्या होता है? ठीक है, परिवहन मीन्स होता क्या है? जैसे में देखिए हम लोग के शरीर, यानी कि देखिए मान लीजिए हम लोग का घर है। ठीक है, घर में जो यूजफुल चीज है, जो उपयोगी है, ठीक है, हम लोग के लिए जरूरी है, जो उपयोगी है, काम में आने वाला है, उसको क्या करते हैं हम लोग सहित के अच्छे से रखते हैं। जो हम लोग के लिए बेकार है, जैसे कोई काम नहीं, उसको क्या करते हैं बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। मम्मी लोग यही नहीं करती है, बाहर निकाल कर उसको फेंक देती है। ठीक है, तो उसी को, वही प्रक्रिया को कहते हैं परिवहन। उसी तरह मनुष्य के शरीर है ना, उसके अंदर क्या होता है ना, जो यूजफुल थिंग है, जो जरूरी है, जो काम के लायक है, उसको क्या करता है, उसको रखता है अपने शरीर के अंदर, इकट्ठा रखता है। जो काम का नहीं है, बेकार है, यूजलेस है, उसको करता है बाहर। इसी प्रक्रिया को कहते हैं परिवहन। ठीक है, समझ में आया? अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। आ गया होगा आप लोग, क्योंकि हम लोग एकदम कॉमन कॉमन चीज को पढ़ रहे हैं। मानव शरीर में परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लासिका के द्वारा होता है। यानी कि देखिए मनुष्य के शरीर है ना, उसमें परिवहन कैसे होता है? दो रूप में होता है। ठीक है, दो रूप में होता है। अब कौन सा रूप है? तो देखिए एक है लासिका, दूसरा क्या है? रक्त। यानी कि इस दोनों के द्वारा होता है क्या? ये परिवहन होता है पूरा। ठीक है, अब परिवहन समझ में आया ना जी? समझ में आ गया होगा तो जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए, हाँ आ गया मैम। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है पौधों में पदार्थों का परिवहन। यानी कि पेड़ पौधा जो है ना, वो पदार्थ का परिवहन इधर से उधर पदार्थ को कैसे करता है। ठीक है, देखिए एक कोशिकीय पौधे जैसे में क्लामाइडोमोनास, यूक्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवाल में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। यानी कि देखिए कोई भी पेड़ पौधा जो है ना, और खासकर एक कोशिकीय पेड़ पौधा जैसे में हो गया क्लोमेंडाइमोनस, माइन डोमेनस, ठीक है, युगलीना हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। और देखिए बहुकोशिकीय पदार्थ जैसे में हो गया क्या? शैवाल हो गया। ठीक है, ये सब क्या करता है ना, विसरण प्रक्रिया द्वारा अपना क्या करता है? परिवहन को पूरा करता है। पौधों में परिवहन मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम, यानी कि देखिए मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है। हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पिछले चैप्टर में तो पढ़े थे ना, और आगे हम लोग को तो पढ़ना ही है। ठीक है, ये जो जाइलम फ्लोएम है ना, ये क्या करता है ना, जो पेड़ पौधे में परिवहन का काम करता है। मनुष्य परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है और लासिका करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। भैया जाइलम अब क्या है? हम लोग तो अभी जाइलम के बारे में पढ़े हैं। जाइलम होता क्या है? ठीक है, देखिए क्या है, यह जल संवाहक ऊतक है। पूछेगा कोई जाइलम क्या है, तो ये जल संवाहक ऊतक है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। यानी कि जाइलम जो है ना, वो क्या होता है ना, खनिज और जल जमीन के अंदर से खींचता है और उसको क्या करता है ना, जो हर एक भाग में पहुंचाता है। वही फ्लोएम है। ये फ्लोएम देखो क्या करता है, इस संवहन बंडल का दूसरी जटिल ऊतक है एवं उसमें पाई जाने वाली चालनी नालिकाएं एवं मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरित करता है। यानी कि देखिए ये जाइलम जो है ना, वो जमीन के अंदर से निकालेगा पानी और निकालेगा खनिज। ठीक है, इसको क्या करेगा ना, हमेशा ऊपर की ओर, जाइलम हमेशा ऊपर की ओर क्या करेगा ना, जो अपना जो निकालना है खनिज और जल, उसको ऊपर की ओर भेजेगा। और वही फ्लोएम जो है ना, वो क्या करेगा, बना बनाया जो खाना उसको पेड़ के हर एक भागों तक, या फिर ऊपर हो या फिर नीचे हो, हर एक भाग तक उसको क्या करेगा, उसको पहुंचा देगा। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम में अगर आप लोग को दिक्कत हो ना, तो कीजिएगा फटाफट से कमेंट। अगर दिक्कत ना हो तो अच्छी बात है। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम दोनों में अंतर क्या है। हम लोग को अंतर को भी तो जान लेना है ना। जाइलम फ्लोएम में देखिए मुख्य अंतर निम्नलिखित है। अब अंतर क्या? देखिए जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। यानी कि जाइलम जो होता है उसका कोशिका क्या होता है, मरा हुआ होता है, मृत होता है। जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है और फ्लोएम की कोशिका क्या होता है, जिंदा होता है। जाइलम जल एवं गुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। यानी कि देखिए जाइलम जो है ना, वो क्या करता है, पानी का और खनिज जो खुला हुआ है, मिला हुआ, उसको क्या करेगा, इधर से उधर करेगा। लेकिन फ्लोएम जो है ना, वो क्या करता है, पदार्थ, भोज्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ को इधर से उधर करेगा। जाइलम में जटिल एवं घुलनशील खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का बहाव
नेगेटिव एवं नीचे की ओर दोनों तरफ परिवहन होता है, यानी कि अभी बताया है जाइलम हमेशा ऊपर की ओर बढ़ेगा और फ्लोएम जो है ना वो नीचे ऊपर हर एक साइड जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है वाष्पोत्सर्जन। पौधों में वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि देखिए पेड़ पौधा जो है ना वायवीय भाग से, यानी कि जिस भाग से क्या होता है वायवीय हवा निकलता है उसी को कहते हैं वायवीय भाग। क्या बोलते हैं? वायवीय भाग। वो वायवीय भाग से क्या करता है? जल। ठीक है, जल और रंध्र हो गए। ये जो रंध्र है ना ये पौधे में क्या कर रहा है? वाष्पोत्सर्जन का काम कर रहा है। यानी कि देखिए पेड़ पौधा जो है ना जब क्या करता है श्वसन की प्रक्रिया करता है पूरा, जब सांस लेने की प्रक्रिया को करता है पूरा, तब क्या होता है ना जल और रंध्र के द्वारा क्या होता है ना जो भाप बन के जल क्या होता है ना बाहर निकलता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के लाभ, अभी वाष्पोत्सर्जन जो है ना उसका लाभ क्या, फायदा क्या, क्यों होता है? जल का अवशोषण, जल में अवशोषण एवं जड़ के पत्तियों जल तथा उसमें मिले खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति के सहायक होती है। यानी कि देखिए जल में अवशोषण, जल के साथ क्या होता है ना जब जल में अवशोषण यानी कि जड़ में पत्तियों तक जल तथा उसमें मिले खनिज, यानी कि पानी में क्या होता है ना जो खनिज मिला हुआ होता है, पानी में क्या मिला हुआ होता है? खनिज। अब ये जो खनिज है ये क्या होगा ना जो जाइलम जो है ना उसको खींच के लाया नीचे से पानी को, उसमें खनिज भी मिला हुआ है, उस खनिज को क्या करेगा ऊपर की ओर ले जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है जड़ से पत्तियों तक पूरा कोई क्या करेगा पहुंचा देगा। ठीक है, इसका यही को फायदा है जो जड़ से क्या करेगा जो जड़ से पत्ता तक सब में पहुंचा देगा। अब ताप नियंत्रण देखिए क्या है, यह पौधों में तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे में देखिए हम लोग को भी बुखार लगता है, सबको बुखार लगता है, जब बुखार लगता है ना तो हम लोग का शरीर का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है ना। उसी तरह पेड़ पौधा में क्या होता है ना ताप नियंत्रण करने के लिए भी ताप नियंत्रण जो है ना वो हेल्प करता है, जिससे क्या ना शरीर का जो टेम्परेचर है वो एकदम सामान्य रहे, नॉर्मल रहे, ज्यादा ना हो। चलिए एक छोटा सा शायरी आप लोग के लिए। अगर सक्सेस एक पहाड़ है, अगर सक्सेस एक पहाड़ है तो हम भी दशरथ राम मांझी है। अगर सक्सेस एक पहाड़ है तो हम भी दशरथ राम मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, पौधों में पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाई जाती है जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यानी कि देखिए पेड़ पौधा जो होता है ना वो सांस किधर से लेता है, उसके लिए कोई विशेष अंग है? हाँ जी है। क्या है विशेष अंग? जैसे मान लीजिए मनुष्य है, श्वसन की क्रिया करता है, किससे करता है? फेफड़े से करता है ना जी। उसी तरह देखिए ये क्या है ना जो हम ये पेड़ पौधा जो है ना वो भी श्वसन की क्रिया करता है। कैसे करता है? तो ये रंध्रों के सूक्ष्म छिद्र यानी कि छोटा छोटा छिद्र होता है, एकदम छोटा छोटा, जो हम लोग अपने ना ये नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए ना हम लोग को ना माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। इसके सहायता से ना हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रंध्र है ना देखिए रंध्र मेरा छोटा-छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, यानी कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो हम लोग को दिखाई देगा में छोटा-छोटा जो छिद्र होता है उसको कहते हैं रंध्र। अब इसी रंध्र के दौरान जो होता है ना पेड़ पौधा क्या करता है? सांस लेने की प्रक्रिया यानी कि श्वसन प्रक्रिया पूरा करता है और वाष्पोत्सर्जन यानी कि उसी छोटे-छोटे छिद्र के माध्यम से वो श्वसन की प्रक्रिया पूरा करता है और वाष्पोत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए इसको। प्रसारण विधि द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल एवं संचलन जाइलम उत्तकों में रंध्रों के तक हमेशा होता रहता है। यानी कि देखिए अब ये प्रसारण विधि द्वारा पेड़ पौधा क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। यानी कि प्रसारण विधि द्वारा पेड़ पौधा क्या कर रहा है? अपना वाष्पो उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है? जल और जाइलम उत्तक में जो रंध्र होते हैं ना वो हमेशा क्या होता है? यानी कि देखिए जल जो होता है ना हमेशा जब वाष्पोत्सर्जन होता है ना उसी कारण क्या होता है ना जल ना हमेशा चलते रहता है, संचालन होते रहता है।
आगे है पौधों की जड़ से चोटी तक जल तथा प्रवाह वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। यानी कि देखिए पेड़ पौधा जो होता है ना, वो जड़ से लेकर के चोटी तक, कहाँ से, जड़ से चोटी तक, यानी कि नीचे से ऊपर तक क्या जल का प्रवाह करेगा, यानी कि पानी को पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन का कारण वही बनता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है, यानी कि इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण पेड़ पौधा में उसका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल तापमान है, ठीक है, वो क्या होता है, नियंत्रण रहता है, न बढ़ता है न घटता है, एकदम जो है वही रहेगा। पौधों के कारण पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जटिल घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। यानी कि देखिए पेड़ पौधा का जो भाग है ना, एक दो भाग से दूसरा भाग में क्या है, खाद्य पदार्थ पहुंचेगा, ठीक है, जल पहुंचेगा, ठीक है, खाद्य पदार्थ पहुंचेगा और जल पहुंचेगा, उसी को कहते हैं हम लोग स्थानांतरण। यानी कि समझे, पेड़ पौधा जो है ना वो क्या करेगा, एक भाग से दूसरे भाग तक, यानी कि जड़ से लेके ऊपर चोटी तक, एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करेगा, खाना और जल को पहुंचाएगा, उसी को कहेंगे स्थानांतरण। समझ में आया? आगे है जंतुओं में परिवहन, यानी कि हम लोग ना मनुष्य में परिवहन पढ़ लिए हैं, पेड़ पौधे में पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ने हैं जीव जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। जीव जंतु में जो कोई भी भोज्य पदार्थ है, पानी है, ठीक है, ये एक भाग से दूसरे भाग तक कैसे जाता है, वो अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक वो हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। यानी कि देखिए कोई भी जीव जंतु जो होते हैं ना, और उच्च श्रेणी के जीव जंतु, यानी कि हमेशा जो बड़े बड़े जीव जंतु है ना, वो क्या करता है ना, जो अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हार्मोन हो गया, तत्व हो गया, ठीक है, पोषक तत्व हो गया, उत्सर्जित पदार्थ हो गया, गंदा पदार्थ हो गया, ये सब क्या करता है ना, जो शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों तक, यानी कि शरीर के अंग, हर एक अंग तक, ठीक है, इसको पहुंचा देगा। और जो शरीर के लिए जरूरी है, जो लाभकारी है, जो अच्छा है, फायदेमंद है, उसको शरीर में रखता है। और जो जरूरी नहीं है, लाभकारी नहीं है, बेकार है, फायदेमंद नहीं है, उसको क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, जिस माध्यम से मनुष्य में परिवहन होता है, उसी माध्यम से जानवरों में भी होता है, और उसी माध्यम से पेड़ पौधों में भी होता है। बस थोड़ा थोड़ा क्या है ना, अंतर है। ठीक है, तो इतना अंतर को तो आप लोग याद रख ही लीजिएगा। आगे है रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनिकाएं परिसंचरण तंत्र का, रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। नासिका तंत्र भी परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि देखिए रुधिर हो गया, हृदय हो गया, ठीक है, और रक्त हो गया, ये क्या करता है ना, जो परिसंचरण तंत्र और रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, और नासिका जो हो गया ना, वो परिवहन तंत्र का सिर्फ निर्माण करता है। अब हम लोग को पढ़ना है रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। अब भैया कोई पूछेगा रक्त क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, रक्त क्या है, गाढ़ा लाल रंग का एक तरल पदार्थ है। क्या है, गाढ़ा लाल रंग का एक तरल पदार्थ है। रक्त क्या है, गाढ़ा लाल रंग का एक तरल पदार्थ है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, रक्त को क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। इसका पीएच मान कितना है, तो 7.4 यानी कि 7.4 होता है। इसको कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिए फटाफट से नोट। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन ये है कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भैया कहते क्यों है, कोई तो कारण होगा ना, कोई तो बात होगा जो उसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये सबके मन में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्लियर कर लेते क्यों कहते हैं। रक्त अपने प्रवाह के दौरान सभी प्रकार के ऊतकों का संयोजन करता है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी कि जब ये जो रक्त है ना, वो प्रवाह होता है, यानी कि क्या होता है ना, जो एक अंग से दूसरे अंग जाता है, ये रक्त क्या है ना, एक अंग से दूसरे अंग जाएगा, और अपने साथ क्या ना, जो अनेकों ऊतक को अपने साथ मिला के चलता है। ठीक है, ये जो रक्त है ना, वो क्या करेगा, जब चलेगा तो अपने साथ बहुत सारे ऊतकों को मिला के चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, रक्त की संरचना, अब रक्त का निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे, रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं।
ठीक है। एक है तरल भाग जो प्लाज्मा कहलाता है, एक क्या है तरल भाग जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, दूसरा ठोस भाग जिसको कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता क्या है लाल रक्त कोशिका, तीसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका और चौथा क्या होता है रक्त पट्टिकाणु। इसको याद रखिएगा, रक्त की संरचना अगर आ जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है रक्त का निर्माण। अब हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। प्लाज्मा क्या है, हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा सा द्रव्य है। कोई पूछे प्लाज्मा क्या, तो हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा सा द्रव्य है। ठीक है, आयन आयन आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। यानी कि ये जो है ना प्लाज्मा, ये पूरे रक्त जितना शरीर में होगा ना उसका ना 55% होता है, जिसमें करीब 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% कार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0% 0.5% वसा और शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि देखिए अगर कोई पूछेगा भैया प्लाज्मा क्या होता है तो बता दीजिएगा प्लाज्मा ना हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा सा पदार्थ। कैसा है, हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा सा पदार्थ है। इसमें क्या होता है ना, देखिए 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% क्या होता है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होता है, 0.18% क्या होता है ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है और जो शेष बच गया ना वो कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा फटाफट से याद। प्लाज्मा में फाइब्रोजीन, प्रोथोबिन तथा हिम्पेरिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है। यानी कि देखिए आप क्वेश्चन मन में ये आ रहा है जो रक्त है, ठीक है, जब उंगली कटता है तो कटने के बाद खून जम जाता है, वहां पे क्यों जमता है भैया, देखिए फाइब्रोनिजीन और पोर्थोबिन और हिपेरिन, इसके कारण क्या होता है ना जो खून जम जाता है, रक्त थक्का हो जाता है। अब रक्त कोशिकाएं आयतन हिसाब से रक्त को कोशिकाएं कुल रक्त के करीब 45% भाग है। यानी कि देखिए ये जो है ना आयन रक्त कोशिका में क्या होता है, देखिए कुल रक्त के करीब कितने होते हैं 45% होता है। यानी कि आयन जो है ना पूरे रक्त जितना है उसका 45% क्या होता है, तो आयन होता है, रक्त कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा शायरी आप लोग के लिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है भैया। लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन हम लोग का ये है कि रक्त ना हम लोग को लाल क्यों दिखता है भैया, तो रक्त में क्या होता है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है हेमोग्लोबिन, जिसके कारण हम लोग को वो लाल कलर का दिखता है। ये तो नॉर्मल सबको पता होगा। ठीक है, अब है लाल रक्त कोशिकाएं, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तथा पहुंचने का कार्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करता है। लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। यानी कि देखिए लाल रक्त कोशिका में क्या क्या होता है, ये जो है ना ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिका तक पहुंचा देगा। ठीक है, क्या करेगा ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देगा।
कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचा देगा। लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल बस कितना होता है, 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। जो हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। अब समझ लिए ना, हेमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अब देखिए हम लोग को ना क्या पढ़े, हम लोग को फिर से रिवाइज कर लेना। लाल रक्त खून जो हम लोग का ना रक्त जो है वो लाल क्यों दिखता था, उसमें हेमोग्लोबिन पाया था इसलिए वो लाल दिखता है। अब ये जो लाल रक्त का निकाय जो है ना, वो क्या है ना, जो हेमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो उसमें लोहा पाया जाता है, जिसको कहते हैं आयरन पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो है लाल रक्त कणिका, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, ये ठीक है, ये नॉर्मली बात है, इसको याद रखिएगा। आगे है श्वेत रक्त कणिकाएं। यह अनियमित आकार के न्यूक्लियक युक्त कोशिकाएं होती है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। इसकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि देखिए, ये जो है ना श्वेत रक्त कणिका, यानी कि एक होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाता है। इसमें क्या नहीं पाता है, हेमोग्लोबिन, जिसके कारण ये क्या है ना, जो रंगहीन है, सफेद, इसका कोई रंग नहीं है, ठीक है। रक्त पट्टिकाणु, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। यानी कि जो रक्त पट्टिकाणु जो है ना, ठीक है, इसका काम क्या है, तो खून को जमाने का, ठीक है। अगर क्या ना, तो ये रक्त पट्टिकाणु अगर हम लोग के शरीर में मौजूद नहीं होता, खून में मौजूद नहीं होता, तो क्या होता है ना, जो हम लोग थोड़ा बहुत भी अंगुली कटता तो क्या होता है, खून नहीं जमता, खून थक्का नहीं होता, जिसके कारण हम लोग के शरीर का सारा खून निकल जाता, ठीक है। तो इसका भी हमारे शरीर में, हमारे खून में क्या है ना, जो बहुत ज्यादा भूमिका है, हमारे पूरे शरीर में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग अब बचना मुश्किल था भैया। तो आप लोग एकदम मस्त ललन टॉप और फैंटास्टिक होंगे, ठीक है, तो होना भी चाहिए। और आप लोग आ जाते हैं हम लोग के अपने चैप्टर पे। तो पढ़ाई करने से पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात को सीख लेते, कुछ शायरी सुन लेते हैं। तुम जो यूं महके महके घूम रहे हो, कि तुम जो यूं महके महके घूम रहे हो, सच तो ये है कि तुम्हारे पिता की पसीने की खुशबू है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है मनुष्य का हृदय। क्या है, मनुष्य का हृदय। यानी कि देखिए, अब हम लोग के ना अपने दिल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, दिल। देखिए कल हम लोग पढ़े थे, दिल में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 गो होता है। एक बायां आलिंद होता है, एक दायां आलिंद होता है, एक बायां निलय होता है और दूसरा दायां निलय होता है, ठीक है। तो कितने कोष्ठ होते हैं हृदय में, 4 होते हैं, ठीक है। और देखिए हृदय की जो आकार होती है ना, यानी कि हृदय जो होता है ना, वो सिर्फ हम लोग के मनुष्य के एक मुट्ठी बराबर होता है हृदय, ठीक है। अब एक मुट्ठी बराबर है, तो सोचने वाली ये बात ये है, जो हृदय एक मुट्ठी का होता है। अब देखिए एक मुट्ठी मतलब समझ जाइएगा इतना है, ठीक है। अब एक मुट्ठी है, तो एक मुट्ठी में अब सोचने वाली बात ये है, जो लगभग 5 लड़का या लड़की कैसे कोई भी आदमी एडजस्ट करता है, ठीक है। सोचने वाला बात है। तो इहे पर एगो गाना बनाया गया है, एके गो दिल छो या दू गो जान, केकरा रखिए हे भगवान, ठीक है। तो मतलब एके गो दिल है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं भैया। एक मुट्ठी का एडजस्ट कैसे होता है, सोचने वाली बात है। अगर किसी को पता है तो फटाफट कमेंट करो, ठीक है। तो सोचने वाली बात है ये, सोचिए तब तक। और हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना होती है। यानी कि जो दिल होता है ना, बहुत ज्यादा कोमल होता है, ठीक है। टूटने उठने वाला नहीं है। कहता है जब हमारा दिल टूट गया, भैया टूटता उठता नहीं है। एक जो मांस का बना हुआ होता है, मांसल संरचना होती है, टूटेगा कैसे, कैसे टूट जाता है। कहता है आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा, बायोलॉजी का जो स्टूडेंट होगा ना, वो क्या करेगा, बेवकूफ बना देगा। भैया मांसल संरचना होती है, जो हृदय क्या है, मांसल संरचना, मांस का बना हुआ होता है, टूटेगा कैसे। गुहा के मध्य पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों फेफड़ों
के बीच स्थिर होता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? देखिए ये जो वक्षगुहा के मध्य यानी मध्य मीन्स होता है बीच में, ठीक है? और पसली में जो हड्डी होता है ना पसली, ठीक है? पसली मतलब समझ रहे हैं? फेफड़ा में जो हड्डी होता है ना उसी को कहते हैं पसली, ठीक है? ये पसली के ना क्या होते हैं बीचों-बीच होते हैं, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 गो होता है, कितना होता है? 12 गो। और ये क्या ना दोनों के बीचों-बीच में होता है, क्या होता है देखिए ये रक्त को पंप करने का काम करता है, जो हृदय है ना ये खून को साफ करता है, रक्त को सॉरी साफ नहीं करता, ये पंप करने का काम करता है, खून को क्या करने का काम करता है? पंप करने का। अब देखिए ये जो है ना दिल है, ये खून को पंप करता है, ठीक है? दूसर कुछ का तो करता नहीं है। आगे हम लोग को पढ़ना है यह हृदय पेशियों का बना होता है, यानी कि जो हृदय है ना किस चीज का बना हुआ होता है? पेशियों का। यह पेरिकोटियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसे पेरिकोडियम कहते हैं, यानी कि ये जो दिल है ना पेरिकोटियम जो झिल्ली होता है ना उसके मध्य, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है ना जो बंद होता है, किसमें बंद होता है? तो पेरिकोटिनियम यानी कि पेरोटोनियम, ठीक है? ये क्या है? पेरिटोनियम के दोहरी झिल्ली जो होता है ना उसमें ये बंद होता है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकोडियम। क्या बोलते हैं? पेरिकोडियम। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के सभी जंतुओं के हृदय के 4 वेशम होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां नीले कहलाते हैं। अभी बताए हैं जो मनुष्य या फिर कोई भी जानवर है ना, ठीक है? मनुष्य हो गया उसके ना हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, बायां अलिंद, बायां नीले और दायां नीले होता है, ठीक है? 4 कोष्ठ होते हैं, 4 क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय के 3 वेशम यानी कि कोष्ठ को ही वेशम बोलते हैं, यानी कि मछली में या फिर कोई भी जो जीव जंतु होते हैं जो पानी में रहते हैं उसमें भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले होते हैं और उभयचर भी होता है पानी में रहने वाले। उसमें क्या होता है? 3 होता है, जो पानी में रहने वाले होते हैं उनमें 3 होता है, लेकिन जो मनुष्य है बड़े-बड़े जीव जंतु है, बड़े-बड़े जानवर है उनमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे में देख लीजिए ये जो मछलियां हैं, मेंढक है, सरीसृप है, सांप है, छिपकली है, ई सब में क्या होता है? कितने कोष्ठ होते हैं? 3 होते हैं, 3 गो वेशम होता है, वेशम होता है कितने? 3 होते हैं, याद रखिए इसको। चलिए आगे है हृदय की धड़कन का तालबंद संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे एसए नोड या पेसमेकर कहते हैं। यह बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करती, यानी कि देखिए एसए नोड होता है ना, ठीक है? एसए नोड जो होता है ना वो क्या करता है? बहुत ही मंद विद्युत, यानी मंद मीन्स होता है धीमा, ठीक है? ये बहुत धीमा विद्युत को क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है? को पढ़ना है हमारा पंप हृदय, यानी कि जो हम लोग का जो हृदय है ना वो कैसे करता है, क्या करता है? देखिए प्रकृति यह एक पेशीय अंग है, यानी कि हृदय कैसा अंग है? पेशीय, ठीक है? क्या है? मांसपेशियों का बना हुआ है, पेशीय अंग है। आकार यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य है रक्त को पूरे शरीर में करना, यानी कि दिल का काम क्या है? सिर्फ पंप करना, ठीक है? किसी को एडजस्ट करना नहीं, किसी को उसके अंदर रखना नहीं, इसका काम क्या है? तो खून को पूरे शरीर में पंप करना, ठीक है? ये दिल पर बहुत सारा गाना बना हुआ है। आगे हम लोग को पढ़ना है कोष्ठ के बारे में। ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को आपस में मिलने से रोकने के लिए हृदय 4 कोष्ठों में बांटा गया, यानी कि अब सोचने वाली बात यह है, तभी से हम लोग पढ़ रहे हैं हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। ये 4 कोष्ठ क्यों होते हैं? तो क्या ना जो देखिए हम लोग का जो हृदय है ना, ठीक है? जैसे में हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, पूरा हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। अब हम लोग सांस ले रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा, नहीं। क्या होता है ना जो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे गैस भी हम लोग के शरीर के अंदर जाता है, तो क्या ना जो खून में जो ऑक्सीजन मिला है वो और जो ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, ठीक है? दोनों को आपस में मिलने से क्या करेगा? रोकेगा। जो अच्छा खून है, जो साफ किया हुआ खून है उसको, जो गंदा खून है उसको, दोनों को आपस में मिलने से रोकता है कौन? 4 कोष्ठ है वो, ठीक है? ये जो 4 कोष्ठ है ना ये कबाब में हड्डी वाला काम करत है। कथी करत है? कबाब में हड्डी बने वाला काम ही, ठीक है? अब 4 कोष्ठ कौन है? देखिए दायां आलिंद, दायां नीलिया, बायां आलिंद और बायां नीली, ये सब कबाब में हड्डी है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। कोष्ठ एगो होता है 4 ठो, चारों का नाम क्या है? तो देखिए दायां आलिंद, दायां नीलिया, बायां आलिंद और बायां नीली, ठीक है? इसको याद रखिएगा।
दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। हृदय में रक्त का प्रभाव रुधिर प्रभाव की क्रिया विधि, यानी कि देखिए अब हृदय में रक्त का प्रभाव कैसे होता है, हृदय की तरह कार्य करता है, इसे 2 चरणों में समझा जा सकता है। यानी कि दिल जो है ना वो कौन सा काम करता है भैया, पंप करने का, कथी करता है, पंप करने का काम करता है। कौन करता है भैया, दिल करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखिए ऑक्सीजन युक्त रुधिर का प्रभाव, यानी कि जिस खून में ऑक्सीजन मिला हुआ, ठीक है, उसका प्रभाव कैसे होगा, जिसमें नहीं मिला हुआ उसका प्रभाव कैसे होगा। देखिए लिखा हुआ है फेफड़ा, फेफड़ा में होता है फुफ्फुस। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलन से आता है। ठीक है, इसमें देखो फुफ्फुस में क्या होता है ना, जो भी रुधिर में, ठीक है, जो ऑक्सीजन क्या होता है ना, रुधिर में भरपूर मात्रा में आता है। फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन रुधिर में भरपूर मात्रा में आता है। बायां आलिंद में क्या होता है, जब सिकुड़ता है, जब यह सिकुड़ता है तो रुधिर बाएं नीलिया में जाता है। यानी कि देखिए अब ये होता है ना, बायां आलिंद जब सिकुड़ जाता है तो कहाँ जाएगा रुधिर, तो नीलिया में चल जाता है। कहाँ पे, नीलिया, बायां नीलिया में। शरीर में पंप कैसे होता है, जब पेशीय बायां नीलिया सिकुड़ता है तो रुधिर पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। यानी कि देखिए अब ये जो है ना पेशीय, यानी कि देखिए अब बायां नीलिया जब सिकुड़ता है, बायां नीलिया क्या होता है, सिकुड़ता है, तो रुधिर में क्या होता है ना, जब रुधिर जो है ना पूरे शरीर में दौड़ जाता है। यानी कि देखिए अब एक जैसे में देखिए ये जो फेफड़ा है ना, ठीक है, फेफड़ा में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत सारा आ गया। आने के बाद ये जो बायां आलन जो है ना वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने के बाद रुधिर कहाँ जाएगा, तो बाएं नीलिया में जाएगा। किधर जाएगा, बाएं नीलिया में जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है ना, जब बायां नीलिया फिर सिकुड़ेगा तो ऑक्सीजन वाला जो खून है, जिस खून में ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक शायरी आप लोग के लिए, कौन कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, कि कौन कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा। चलिए एक छोटा सा शायरी आप लोग के लिए, कौन कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, कि कौन कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, कोशिश करके तो देखो। कौन कहता है तुमसे ना हो पाएगा, कोशिश करके तो देखो, क्या पता एक बार में ही हो जाए। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए आगे है, मेहनत इतनी शांति से करो, कि मेहनत इतनी शांति से करो कि लोग भी कहे, अरे भाई ये फोन चलाने वाले व्यक्ति पास कैसे हो गए। आगे है ऑक्सीजनित रुधिर का प्रभाव, यानी कि देखिए तब से हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो जिस खून में क्या है ना, जो ऑक्सीजन मिला हुआ उसका प्रभाव कैसे होता है, और जिस खून में ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ उसका प्रभाव कैसे होता है, वो किधर जाता है। ऑक्सीजन मिला हुआ खून किधर जाएगा, बिना ऑक्सीजन मिला हुआ खून किधर जाएगा। को पढ़ लेना भैया, किधर किधर जा रहा है। देखिए इस शरीर से कहा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दाएं आलिंद से आता है। यानी कि देखिए जिस रुधिर में, यानी कि जिस क्या है ना खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, कि कहाँ पे आता है, दाएं आलिंद में आता है। उसके बाद आलिंद फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दाया आलिंद सिकुड़ेगा ना, सिकुड़ने का देखिए क्या है, रुधिर नीचे इस दाया नीलिया में जाता है। यानी कि ये जब सिकुड़ेगा ना तो कहाँ पे चल जाएगा, दाया नीलिया में चल जाएगा। फेफड़े में पंप, अब देखिए क्या है, जहाँ दाया नीलिया रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के लिए वापस फुफ्फुस में पंप करता है। यानी कि देखिए अब ये जो है ना दाया नीलिया, यानी कि ऑक्सीजन मिलाने के लिए, रुधिर में ऑक्सीजन मिलाने के लिए फिर से कहाँ पे भेज देगा, इसको वापस से फुफ्फुस में भेज देगा। इन शॉर्ट यानी कि आप लोग छोटे शब्दों में समझे तो क्या, देखिए शरीर में बी ऑक्सीजनित, यानी कि बिना ऑक्सीजन युक्त जो खून है वो आएगा, वो जाएगा दाया नीलिया में, सॉरी दाया आलिंद में जाएगा। ठीक है, दाया आलिंद से होता हुआ कहाँ जाएगा, दाया नीलिया में जाएगा, वहां से होता हुआ फेफड़े में। उसके बाद क्या ना, जो ऑक्सीजन इसमें मिला दिया जाएगा, उसके बाद फेफड़े से क्या ना ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन मिल चुका है। अब बाया आलिंद में जाएगा, बाया नीलिया में जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, शरीर में चला जाएगा। मतलब समझे क्या है ना, सबसे पहले देखिए शरीर में खून
शरीर में देखिए बिना ऑक्सीजन का क्या है ना, जब बिना ऑक्सीजन का खून शरीर में है, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, दायां आलिंद में जाएगा, फिर से दायां नीलिये में जाएगा, फिर से फेफड़ा में जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। उसके बाद बायां आलिंद में से होता हुआ बायां नीलिये में जाएगा, उसके बाद क्या ना शरीर में ये चला जाएगा। यानी कि देखिए छोटे शब्दों में आप लोगों को कितना बेहतर समझाया गया है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से कीजिए लाइक, और अपने सखी सहेली दोस्तों बाबू जानू सोना सबके पास कीजिए फटाफट से शेयर। तक हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बाल्ब, यानी कि बाल्ब क्या होता है, हृदय में बाल्ब होते हैं, यानी कि दिल में क्या होता है, बाल्ब होता है। जब हृदय संकुचित होता है तो बल्ब यह सुनिश्चित करते हैं कि रुधिर उल्टी दिशा में ना बहे। यानी कि देखिए ये जो बल्ब है ना, हमारे शरीर में जो बल्ब होता है ना, वो क्या होता है ना, हृदय के अंदर बल्ब होता है। और ये क्या ना, हृदय हृदय जो है ना वो संकुचित होता है, यानी कि थोड़ा सा सिकुड़ता जो है फैलता है, फिर सिकुड़ता, यानी कि करता फैलना सिकुड़ना इसका काम है, ठीक है। जब ये क्या होता है ना, जब फैलता सिकुड़ता, यानी कि जब ये सिकुड़ता तो क्या होता है ना, ये बल्ब है वो हम लोग के शरीर को बताता है जब खून उल्टा दिशा में तो नहीं जा रहा है, रुधिर क्या है ना उल्टे दिशा में तो नहीं जा रहा है, ये हम लोग को बताता है कौन, बल्ब बता रहा है। कौन बता रहा है, बल्ब, ठीक है। इसके इस रक्त का प्रभाव एक ही दिशा में रहता है, यानी कि ये बल्ब के होने से क्या होता है ना, खून जो है एक ही दिशा में चलता है। अब है नीले की भित्ति मोटी क्यों होती है, यानी कि ये जो नीले होता है उसका भित्ति मोटी क्यों होता है, बताइए। देखिए नीले को रक्त को दूर दूर तक भेजना होता है, यानी कि नीले का काम क्या है, रक्त को खून को बहुत दूर दूर तक भेजेगा, इसलिए नीले की पेशीय भित्ति आलिंद से अधिक मोटी होती है, यानी कि इसका काम क्या है ना, जो बहुत दूर दूर तक खून को भेजता है। और इसका क्या होता है ना, जब भित्ति थोड़ा सा मोटा होता है, क्यों होता है, तो ये जो है ना नीले की पेशी की भित्ति, यानी कि देखिए नीले जो होता है ना उसका ना भित्ति, यानी कि उसका जो कोना होता है, ठीक है, परत होता है, ऊपरी परत थोड़ा सा मोटा होता है, और आलिंद का क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, यानी कि आलिंद से थोड़ा सा मोटा किसका होता है, नीले का होता है। याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग को पढ़ना है कोष्ठों का बंटवारा आवश्यक क्यों है, यानी कि ये कोष्ठ ना उसको क्यों बंटवारा गया, क्यों बांटा गया, उद्देश्य देखिए इसका क्या उद्देश्य है, ऑक्सीजनित और भी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकना, यानी कि देखिए इसका काम क्या है, कोष्ठ क्यों बांटा गया, तो देखिए जो खून में ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो जो खून में ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ, ठीक है, उस दोनों को आपस में मिलने से रोकने के लिए कोष्ठ को क्या किया गया, 4 चरणों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। लाभ इसका देखिए फायदा क्या, लाभ क्या, यह शरीर को उच्च पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, यानी कि इसका लाभ फायदा ये है जो हमारे शरीर को ना बहुत सारा ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इनके लिए ये किसके लिए जरूरी है, देखिए पक्षियों की स्तनधारियों के लिए, पक्षी और स्तनधारियों में देखिए ये जब पक्षी सब है, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, ठीक है, जब ठंड आती, जब सितंबर दिसंबर में क्या होता है ना, जनवरी सितंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। अब ठंड के समय में तो हम लोग तो स्वेटर पहन ही लेते हैं, जनरली सब मनुष्य स्वेटर पहन लेता है, ठीक है। अब स्वेटर सब पहन लेता है जो पक्षी वगैरह है, जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु है, जल उभयचर जो है, ठीक है, ये सब क्या होता है ना, जल में रहने वाले हो गया, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, ये तो नहीं पहन सकता ना स्वेटर, हम ला के देंगे, आप ला के दीजिएगा, कौन लेके देगा, कोई नहीं ला के देगा, ठीक है, इसकी मम्मी भी ला के नहीं देगी इसको। तो देखिए अब स्वेटर ये ला नहीं सकता, स्वेटर ये पहन नहीं सकता, इसका क्या है, शरीर का जो टेम्परेचर है ना वो समय के अनुसार, यानी कि अगर गर्मी है तो गर्मी के लायक इसका शरीर का टेम्परेचर तापमान रहेगा, ठंडा है तो उसके लायक रहेगा, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है ना, ठीक है, के अनुसार, यानी कि इस कोष्ठों के अनुसार क्या होता है ना, निरंतर बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। कोष्ठ के अनुसार क्या होता है ना, इसका शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता घटता रहता है, इसलिए ये उनके लिए जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है क्या है, अब है दोहरा परिसंचरण। भैया दोहरा परिसंचरण कहते हैं किसको, देखिए अब हम लोग का जो हृदय है ना, हृदय से खून 2 बार गुजरता है, कितने बार, 2 बार गुजरता है, अभी पढ़े हैं ना, जो ऑक्सीजन में खून, जो खून में ऑक्सीजन मिला हुआ है वो, ठीक है, शरीर से क्या होगा ना, जो पूरे शरीर में चला जाएगा, जो ऑक्सीजन में खून नहीं मिला हुआ है फिर से वो जाएगा फेफड़ा के पास, वहां से फिर से उस ऑक्सीजन मिला करके फिर से क्या आएगा, दिल के पास आएगा, ठीक है। तो होता है ना, जो हृदय जो होता है ना, हृदय में दोहरा परिसंचरण, यानी खून 2 बार हृदय से गुजरता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा परिसंचरण, ठीक है।
को समझ लेना है। देखिए, यह पूर्ण परिसंचरण चक्र में रुधिर का 2 बार हृदय से होकर गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ये बताए है ना, जो हमारे दिल से हम लोग के हृदय से 2 बार खून गुजरेगा तो क्या कहलाएगा? दोहरा परिसंचरण कहलाएगा। मानव तथा अन्य कशेरुकी जीवों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, यानी कि मनुष्य हो गया, ठीक है, और जो भी बड़े-बड़े जीव जंतु हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। इसमें रक्त 2 अलग-अलग मार्गों से प्रवाहित होता है। यानी कि देखिए, दोहरा परिसंचरण में क्या होता है ना, जो खून है ना, अलग-अलग रास्तों से, यानी कि गुजरता तो दिल ही से है, लेकिन 2 अलग-अलग रास्तों से गुजरता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए दोहरा परिसंचरण क्या होता है, तो बता दीजिएगा क्या होता है? जो अलग-अलग रास्तों से, अलग-अलग मार्गों से खून क्या होता है? दिल से गुजरता है, उसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है फुफ्फुसीय परिसंचरण, यानी कि देखिए, फुफ्फुस मीन्स होता है फेफड़ा, फुफ्फुस मीन्स फेफड़ा। अब फेफड़ा में परिसंचरण कैसे होता है? इसमें विऑक्सीजनित रक्त हृदय तक प्रवाहित होता है, जहां रक्त का ऑक्सीजनकरण होता है। यानी कि देखिए, फुफ्फुस में क्या होता है, फेफड़ा में क्या होता है? जो बिना ऑक्सीजन मिला हुआ खून है, ठीक है, वो क्या ना, जो रक्त हृदय में जाएगा, हृदय से फेफड़े में जाएगा, ठीक है। अब फेफड़ा क्या है ना, फिर से इसमें ऑक्सीजन मिला करके दे देगा, किसको? हृदय को दे देगा, ठीक है। अब शारीरिक परिसंचरण, यानी कि शारीरिक परिसंचरण यानी शरीर में परिसंचरण कैसे होता है? इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय, यानी कि जिस खून में ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो हृदय से शरीर के सारे भाग में जाएंगे और हृदय तक प्रवाहित होता है। यानी कि शरीर के सारा भाग से लेकर के और हृदय तक, यानी कि दिल तक ये जाता है। कि क्या जाता है? तो शारीरिक परिसंचरण, यानी शरीर में जो होने वाला परिसंचरण है, कहाँ जाएगा? तो फेफड़ा से होता, हृदय से होता हुआ कहाँ जाएगा? शरीर के सारे अंग तक जाएगा और सारे अंग में होता फिर से हृदय के पास जाएगा। और फुफ्फुसीय परिसंचरण है, क्या होगा? हृदय से होता हुआ फेफड़े तक घूमेगा, फेफड़े से फिर से हृदय में जाएगा, ठीक है, हृदय में जाएगा और उसके बाद क्या होगा ना जी, फिर से कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में दौड़ जाएगा। आप लोग को समझ में आया हृदय परिसंचरण क्या होता है, शारीरिक परिसंचरण क्या होता है? अब आगे हम लोग को पढ़ना है अन्य जीवों में हृदय, यानी कि अलग-अलग जीवों में हृदय कैसा होता है, ठीक है। उभयचर और सरीसृप, यानी कि देखिए, जो भी उभयचर है, यानी कि जल में रहने वाले हैं, इसमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। यानी कि जो जल में रहने वाला जीव है, उसमें कितने कोष होता है? 3 गो होता है, यानी कि 2 आलिंद होते हैं और 1 नीलिया होता है, ठीक है। इसमें कितने कोष होते हैं? 3 गो होता है, ठीक है। आगे हम लोग का यह असमतापी जीव होते हैं, अर्थात इसका शरीर का तापमान पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी कि अभी जस्ट हम लोग खाए हैं, हम लोग पढ़े हैं ना अभी जस्ट, क्या है ना, तो इसका शरीर का जो तापमान है, उभयचर है, जो जल में रहने वाले जीव है, या फिर कोई पेड़ पे रहने वाले पक्षी हो गया, ठीक है। इसका जो शरीर का टेम्परेचर होता है ना, क्या करता है? पर्यावरण पे डिपेंड होता है। यानी कि देखिए, ये पर्यावरण पर डिपेंड होता है। इस पर्यावरण में क्या होता है ना, जैसे जैसे पर्यावरण का टेम्परेचर रहेगा, वैसे वैसे उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। इनके हृदय में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर का आंशिक मिश्रण होता है। यानी कि इनके शरीर में क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन युक्त खून वो है और जो बिना ऑक्सीजन मिला हुआ खून है, ठीक है, दोनों का क्या होता है ना, मिश्रण होता है। यह जीव इस मिश्रित रक्त की सहायता सहन कर लेते हैं। यानी कि ये जो मिश्रित रक्त है, जो बिना खून में मिला हुआ ऑक्सीजन है वो, और बिना खून में मिला हुआ ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों को क्या करता है? सह लेता है, सहन करता है। जैसे में हो जाएगा मेंढक, ये क्या है? उभयचर है, ठीक है, यानी कि ये जमीन पे भी रहता है और कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है, ठीक है। छिपकली हो गया, सरीसृप हो गया, ठीक है। ये सब जो है ना, ये क्या करता है ना, इसमें 3 कोष्ठ होते हैं और जो खून में ऑक्सीजन मिला हुआ है वो, जो और नहीं मिला हुआ है, ठीक है, दोनों को क्या करता है? ये सहता है। चलिए, देखिए, हम लिख कर रहेंगे अपनी सफलता की कहानी, कि हम लिख कर रहेंगे अपनी सफलता की कहानी, ये वो लक्ष्य है जिसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हम लिख कर रहेंगे अपनी सफलता की कहानी, हम लिख कर रहेंगे अपनी सफलता की कहानी, ये वो लक्ष्य है जिसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ अपने दिल को, हाँ, तोड़ सकता हूँ अपने दिल को, माँ बाप की भरोसे को नहीं तोड़ सकता।
सरकारी नौकरी भी एक मोहब्बत जैसी है, सरकारी नौकरी भी एक मोहब्बत जैसी है, मिलने का तो पता नहीं। सरकारी नौकरी भी एक मोहब्बत जैसी है, मिलने का तो पता नहीं, तरपाती बहुत है। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है मछली के बारे में। ये मछली में 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी कि मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। एक है आलिंद और एक नीली, यानी कि देखिए अभी तक उभयचर पढ़ रहे थे। उभयचर जीव जंतु जो होते हैं, यानी कि जो जमीन पे रहता है और पानी दोनों में रहता है, उसमें 3 कोष्ठ होते थे, 2 आलिंद होता था, एक नीलिय होता था। लेकिन जो मछली है, पानी में रहने वाला जीव है, मछली है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो एक आलिंद होता है, एक नीलिय होता है। रुधिर हृदय से कुलोम में जाता है, यानी कि जो रुधिर है, खून है, वो कहाँ जाएगा? कुलोम तक जाएगा। और उसके बाद जहाँ वो ऑक्सीजनित होता है, यानी कि कुलोम में क्या होता है? ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजनित रुधिर सीधे शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। उसके बाद देखिए, जो ऑक्सीजन मिला हुआ खून है ना, वो सीधा कहाँ जाएगा? सीधे पूरे शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार मछली में रुधिर एक परिसंचरण चक्र के में केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है, यानी कि मनुष्य में क्या होता है? दोहरा परिसंचरण होता है, यानी कि 2 बार खून हृदय से गुजरता है। लेकिन मछली में क्या होता है ना, एक बार ही हृदय से गुजरता है। देखिए क्या है, इसे एकल परिसंचरण कहते हैं, यानी कि एक बार गुजरेगा तो एकल परिसंचरण बोल देंगे, 2 बार गुजरेगा तो दोहरी परिसंचरण बोलते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य में दोहरी परिसंचरण होता है और मछली में एकल परिसंचरण होता है। एक बार खून गुजरेगा, एकल परिसंचरण। रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध रुधिर द्वारा लाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होती है, यानी कि देखिए रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध रुधिर द्वारा लाया गया दाब रक्तदाब कहलाते हैं। यानी कि देखिए, ये जो है ना रुधिर वाहिका का भित्ति, ठीक है, ये क्या ना, उनके विरुद्ध, यानी कि उनके बिना मर्जी का जो खून लाया गया होता है ना, यानी कि देखिए जैसे में जैसे में समझ लीजिए, ठीक है, आप अपने दोस्त से कुछ मांगते हैं, वो नहीं देता, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं? उनसे जबरदस्ती ले लेते हैं। उसी तरह क्या ना, जो ये जो है ना रुधिर, ठीक है, वो क्या करेगा ना, जो वाहिकाओं की भित्ति से जबरदस्ती मांग करके ले आएगा, जबरदस्ती लेगा, ठीक है। अब यही को क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। जबरदस्ती मांग के ले, जबरदस्ती उठा के ले आया, तो उसी को क्या बोलते हैं? रक्तदाब बोलते हैं। रक्त शिराओं की अपेक्षा धमनियों में रुधिर अधिक होती है, यानी कि रक्त शिरा जो होता है ना, उसके अपेक्षा, यानी कि उससे क्या होता है ना, ज्यादा किसमें होता है? धमनियों में होता है, ठीक है। देखिए, ये क्या है ना, बिना मन का उठा के लाया गया, जबरदस्ती उठा के ले आया है, ठीक है, तो उसी को रक्तदाब बोलते हैं। समझ में आया? रक्तदाब किसको बोलेंगे? तो ये ना रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध, उसका जो होता है उसके विरुद्ध उठा करके उसको जबरदस्ती क्या किया है? उठा करके ले आया गया है। आगे हम लोग को है पढ़ना रक्तदाब मापने का यंत्र। अब ये जो रक्तदाब है उसको कैसे मापेंगे बताइए? रक्तदाब को सिस्मो सिस्मोग्रामोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? सिस्मोग्रामोमीटर से नापते हैं, ठीक है। रक्तदाब के प्रकार, अब रक्तदाब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, धमनियों में रक्तदाब हृदय से नीलियों की क्रिया के अनुसार 2 प्रकार का होता है, यानी कि ये जो रक्तदाब है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। ये धमनियों में रक्तदाब होता है और हृदय के नीलियों में क्रिया होती है, ठीक है। तो रक्तदाब पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ सुन ले। तुम्हें ताज मिला है पर हम पसीने से अपना मुकाम बनाएंगे, कि तुम्हें ताज मिला है पर हम अपने पसीने से अपना मुकाम बनाएंगे। राजा बनकर पैदा हुए हैं और अपने पिता को हम राजा बनाएंगे। चलिए आगे हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं। प्रकुशन दाब क्या होता है? जब नीले संकुचित होते हैं और रक्त को धमनियों में पंप करते हैं, तब धमनियों में उत्पन्न दाब को प्रकुशन दाब कहते हैं। मतलब देखिए, प्रकुशन दाब क्या होता है? जब नीले संकुचित होते हैं, यानी कि जब नीले सिकुड़ता है, क्या होता है? संकुचित में जब नीले क्या होता है? सिकुड़ जाता है, रक्त की धमनी करने लगता है, हृदय सिकुड़ता है, सॉरी, ये नीले सिकुड़ता है
उसके बाद धमनी क्या होता है, पंप करने लगता है, ठीक है। और धमनी में जो उत्पन्न दाब होता है, यानी कि धमनी में जो दाब उत्पन्न होता है ना, उसी को कहते हैं प्रकुचन दाब। यानी कि देखिए नीलिए सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद धमनी पंप करेगा। ऊपर नहीं बैठना, ले जाए ना। चलिए हम लोग फिर से फटाफट से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। प्रकुचन दाब क्या होता है, यानी कि देखिए जब नीले सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ने के बाद क्या होगा, धमनी पंप करेगा, ठीक है। धमनी में उत्पन्न दाब, यानी कि धमनी में जो दाब उत्पन्न होता है ना जी, उसी को क्या बोलते हैं, कुचन दाब बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए सामान्य क्या होता है, सामान्य मान क्या होता है, 120 mm हर्ट्ज, यानी कि 120 पारा होता है। अब है अनुशीतलन दाब, यानी कि हम लोग तो प्रकुचन दाब पढ़ लिए अभी से, अभी हम लोग प्रकुचन दाब को पढ़ लिए, लेकिन अनुशीतलन दाब क्या होता है, जब नीलिए शिथिल होते हैं तब धमनियों में बना रहने वाला दाब अनुशीतलन दाब कहते हैं। यानी कि देखिए जो नीलिए है ना, वो स्थिर होता है, यानी कि धीमा होता है, अपनी जगह पे रह जाता है। नीलिए क्या होता है, अपने जगह पे रह जाता है। और जब पहले से जो दाब बना हुआ है, जो दाब पहले से क्या हुआ, बना हुआ है, उसी को कहते हैं अनुशीतलन दाब। सामान्य मान कितना होता है इसका, तो 80 पारा होता है, 80 mm हर्ट्ज होता है, ठीक है। यानी कि सामान्य कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। और देखिए ज्यादा से ज्यादा मनुष्य में 120 होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और सामान्य नॉर्मल रहता है 80, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। हम लोग को पढ़ना है उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, यानी कि उच्च रक्तदाब को क्या बोलते हैं, अति तनाव भी कहते हैं। और यह सामान्यता धमनिकाओं के सिकुड़ने के कारण होता है, या किस कारण होता है, जो धमनी सिकुड़ता है ना, धमनी क्या होता है, जब सिकुड़ जाता है तब ये रक्तदाब क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। अत्यधिक उच्च रक्तदाब में धमनी सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। यानी कि देखिए रक्तदाब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, धमनी फट सकता है, धमनी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और कोई भी नॉर्मल जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य के क्या ना शरीर पे प्रभाव पड़ने लगेगा, और रक्तस्राव ज्यादा होने लगेगा। धमनी फटने के कारण रक्तस्राव यानी कि खून ज्यादा बहने लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो नॉर्मल कितना रहता है, 120, ज्यादा से ज्यादा 120 रहेगा, और कम से कम 80, उससे कम नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा 120 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या जाएगा, धमनी फट जाएगा और रक्त का स्राव, खून का स्राव बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो उस मनुष्य के शरीर पर तो जरूरी है ही, जो रक्त का स्राव ज्यादा हुआ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग शायरी सुन लेते हैं। ऐ वर्दी तेरे इश्क में न जाने कितने बीमार बैठे हैं, वर्दी तेरे इश्क में न जाने कितने बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। आगे हम लोग को पढ़ना है रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, जो धमनियां, रक्त कोशिकाएं तथा शिराएं कहलाती है। यानी कि देखिए जब रक्त परिसंचरण यानी रक्त वाहिनिकाएं जो होती है ना, रक्त वाहिनिकाएं किसको बोलते हैं, जब रक्त में परिसंचरण होता है, ठीक है, रक्त में क्या होता है, परिसंचरण होता है, तो इनको ना 3 अलग अलग भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। पहला है धमनी, दूसरा क्या है, रक्त कोशिका, तीसरा क्या है, शिरा है, ठीक है। तो 3 को अलग अलग प्रकार में इसको बांट दिया गया। पहला क्या है बताइए आप लोग, धमनी है, दूसरा क्या है, तो रक्त कोशिकाएं हैं, तीसरा क्या है, तो शिरा है, ठीक है, याद रखिएगा। रक्त वाहिनी का कितने भागों में बटेगा, 3। कौन कौन है, धमनी, रक्त, उसके बाद है क्या, उसके बाद है रक्त कोशिका, उसके बाद है शिरा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा फटाफट से याद।
आगे बढ़ रहा है। धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। क्या वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ना याद कर लीजिएगा, हो सके तो नोट डाउन भी करके रखिएगा, ठीक है। धमनी और शिरा में भैया अंतर क्या है वो हम लोग को जान लेना है। धमनी, ठीक है, और शिरा कहते किसको है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, वो भी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे अभी। धमनी में शुद्ध रक्त भी ऑक्सीजनित रक्त का प्रभाव हृदय से शरीर में विभिन्न विभिन्न अंगों में होते हैं, यानी कि धमनी जो हो गया ना, खून में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है, खून में क्या हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो क्या करेगा धमनी ना, हृदय से इसको प्रवाहित करेगा, क्या करेगा, हृदय के माध्यम से इसे प्रवाहित कर देगा, हृदय से पूरे शरीर में घुमा देगा इसको। शिरा में क्या है ना, अशुद्ध रक्त और विऑक्सीकृत रक्त का प्रभाव शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है, यानी कि क्या है ना, अगर शरीर के अंग में, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग में क्या है ना, जो गंदा खून है या फिर बिना ऑक्सीजन मिला हुआ खून है, उसको क्या करेगा ना, जो पकड़ पकड़ के लाएगा, किसको देगा भैया, शिरा को देगा। लेकिन लेकिन ये जो है ना धमनी, उसमें क्या है ना, जो अच्छा अच्छा खून जो है धमनी के माध्यम से हृदय से होता हुआ पूरे शरीर में जाएगा, अच्छा खून, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मिलना हुआ खून है, वो खून क्या होगा ना, जो धमनी से होता हुआ हृदय से गुजरता हुआ पूरे शरीर में चला जाएगा। लेकिन शिरा में क्या होता है ना, उसके जस्ट उल्टा होता है, शरीर में कहूँ क्या है ना, जो गंदा गंदा खून है, बिना ऑक्सीजन मिला हुआ खून है, उसको क्या करेगा, उसको पकड़ पकड़ के लेके आएगा और किसको देगा, शिरा को देगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, धमनी की दीवारें मोटी होती है, लचीली होती है और कटहीन होती है, यानी कि देखिए धमनी की तो शिरा होती है ना, दीवार होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मोटका होता है, मोटा होता है, लचीला होता है, ठीक है। शिरा में देखिए क्या है, इसका जो दीवार है ना, पतला होता है, क्या होता है, पतला। यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है, इसे रक्त का दाब और चाल दोनों अधिक होता है। ये जो धमनी है ना, शरीर के गहराई में, शरीर के अंदर होता है, कहाँ होता है धमनी, शरीर के अंदर होता है, शरीर की गहराई में होता है। ये रक्त का दाब क्या करता है, रक्त का दाब और रक्त का क्या करता है, चाल, दोनों को क्या करता है, अधिक, यानी कि अधिक होता है, इसमें रक्त भी अधिक तेजी से भागता है आगे, क्या होता है ना, धमनी में रक्त खून तेजी से आगे भागता है, और क्या होता है ना, जो चाल, खून का जो तेजी से भागता है, उसके बाद खून जो है ना, जो पूरे शरीर में एकदम फास्टली फास्टली तेजी से, जैसे में आप लोग देखते हैं गांव का कच्चा रोड हो गया, ठीक है, उसमें गाड़ी क्या है ना, धीमा धीमा गति से चलता है, कैसे चलेगा, धीमा धीमा गति से। वही देख लीजिए, अगर 6 लाइन रोड हो गया, ठीक है, 6 लाइन हो गया या फिर 4 लाइन रोड हो गया, ठीक है, जो भी एनएच रोड होता है, उस रोड पे जाइएगा, मेन रोड हो गया, उस पे जाइएगा, तो उस क्या होता है ना, गाड़ी जो होता है ना एक्सप्रेस में, यानी कि एकदम तेजी में चला जाता है, क्यों चला जाता है, एकदम रोड जो होता है ना वो साफ सुथरा मिलता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो ई जो धमनी है ना, ई भी साफ सुथरा है, अच्छा है, इसमें क्या होता है ना, खून स्पीड में जाता है। और वही जो सीरा है ना, उसमें क्या होता है ना, ये जो कम गहराई, शरीर के कम गहराई में, ये बहुत गहराई में, बहुत अंदर होता है, ये कम गहराई में होता है, इसमें रक्तदाब और चाल दोनों कम गति में, यानी कि दोनों धीमा धीमा चलता है। ये सिर्फ फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, यानी कि धमनी जो है ना वो क्या करेगा, फुफ्फुस में गंदा जो है ना रक्त उसको प्रवाह करता है, जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाने का कार्य करता है, यानी कि जो गंदा खून है ना उसको क्या करेगा, फेफड़ा तक ले जाने का काम कौन करेगा, धमनी करता है। सिर्फ फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा, यानी कि अच्छा जो खून है उसको क्या करेगा, फुफ्फुस शिरा में डालेगा, और जो शुद्ध रक्त है ना उसको फेफड़े से हृदय की ओर ले जाने का काम कौन करता है, जो शिरा करता है। और धमनी और शिरा में आप लोगों को कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, कौन सा डाउट है, कैसा डाउट है, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं डाउट है तो अच्छी बात है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो कर लीजिए नोट डाउन, आप लोग को आने वाला है एग्जाम में। चलिए, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारे माँ बाप को हमारी कामयाबी का चिंता है। आगे हम लोग को पढ़ना, देखिए धमनी, धमनी के बारे में पढ़ना, ये शुद्ध
शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर से विभिन्न हिस्सों में ले जाता है। यानी कि देखिए ये जो धमनी है ना वो क्या करेगा, शुद्ध रक्त को, साफ खून को, ऑक्सीजन मिला हुआ खून को ना विभिन्न हिस्सा में यानी कि विभिन्न विभिन्न अंग में, अनेक भागों में ले जाएगा। इसके दीवार क्या होते हैं, मोटी, लचीली और क्या होते हैं, कपाटहीन होते हैं। अभी ये ना पढ़े हैं। यानी कि जो धमनी है वो क्या करता है, अच्छा अच्छा खून को पकड़ पकड़ के कहाँ ले जाएगा, शरीर में ले जाएगा, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक ले जाएगा। कौन, धमनी। जो भी अच्छा खून है, जिस खून में ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसको पकड़ पकड़ के पूरे शरीर में ले जाएगा। और इसकी जो दीवारें होती है ना, मोटी होती है, लचीली होती है और क्या होती है, कपाटहीन होती है। कोशिकाएं ये बहुत ही महीन रक्त नालिकाएं होती है। ठीक है, कोशिका जो होती है एकदम महीन, पतला पतला, छोटा छोटा होता है। इसकी दीवार जल, पचे हुए भोजन पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है। यानी कि जो कोशिकाएं जो होते हैं ना एकदम छोटा छोटा होता है। इसका काम क्या है ना, जो भी भोजन हम लोग किए हैं, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब को क्या करेगा, पहुंचाने का काम करता है कोशिका। धमनी विभिन्न कोशिकाओं में बट जाती है। यानी कि धमनी क्या होता है ना, जो अलग अलग कोशिका में बट जाएगा। विभिन्न कोशिकाएं मिलकर शिराएं बनती है। यानी कि बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएगा, शिरा बनाता है। और विभिन्न शिराएं मिलकर क्या बनाता है, आपस में जुड़ करके शिरा बन जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे शिराएं हैं वो क्या होते हैं ना, आपस में मिल जाते हैं और शिरा बनाते हैं। अब शिराएं क्या है, ये अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। यानी कि देखिए ये जो शिरा है ना, वो गंदा खून को, जो बिना ऑक्सीजन मिला हुआ खून है, ठीक है, उसको क्या करेगा ना, हृदय की ओर ले जाएगा। शिराओं में हृदय के खुलने वाले कपाट लगे होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ले जाते हैं। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है ना, एक खुलने वाला कपाट होता है। यानी कि देखिए एक दरवाजा होता है। खुलने वाला कपाट मीन्स क्या हुआ, दरवाजा हुआ। ठीक है, इसमें एक दरवाजा टाइप होता है जो क्या होता है ना, जो केवल किसमें खुलता है, तो हृदय की ओर जाने वाले रास्ते में ही खुलता है। तभी तो क्या करेगा, गंदा जो खून है, बिना ऑक्सीजन मिला हुआ खून है, उसको कहाँ ले जाएगा, हृदय की ओर। यानी कि हमारे हृदय, दिल की ओर ले जाएगा। अब आगे पढ़ना भैया, लाशिका क्या है। लाशिका हल्के पीले रंग का तरल होता है। लाशिका क्या होता है, तो हल्का पीला रंग का एक तरल होता है। इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। लाशिका में क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, श्वेत रक्त में समझे, व्हाइट ब्लड सेल्स, हम लोग खून के बारे में पढ़े थे ना, तो खून कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यही है ये श्वेत रक्त का निकाय। लेकिन लाल रक्त शरीर में, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट नहीं पाई जाती है। यानी कि देखिए क्या, लाल रक्त शरीर में बहुत सारी, शरीर में बहुत सारी लाशिका ग्रंथि पाई जाती है। यह शरीर में संक्रमण से बताती है। यानी कि देखिए बहुत सारी क्या होते हैं हमारे शरीर में, लाशिका पाया जाता है। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाशिका में क्या पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये हमारे शरीर को ना छोटे मोटे बीमारी, जैसे में सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, छोटे मोटे बीमारी से क्या करता है, हम लोग को रिकवर करता है, बचाता है। आगे है लासिका का निर्माण। भैया ये लासिका बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। कोशिकाओं की भित्ति उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के आंतरिक कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा तरल या लासिका का निर्माण करते हैं। यानी कि देखिए ये जो लासिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका का जो भित्ति होता है ना, उसमें ना क्या होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं। कोशिका के भित्ति में क्या होता है भैया, छिद्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है ना, जब प्रोटीन होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये क्या आता है ना, जो कोशिका से बाहर निकलता है। ठीक है, कोशिका से क्या होता है, बाहर निकलता है। और ऊतक जो है ना, ये जो ऊतक है ना, आंतरिक अवकाश की ओर ले जाता है। ठीक है, क्या करता है ये, आंतरिक यानी कि अंदर की ओर ये ले जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, ये लाशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, लाशिका का निर्माण। उम्र कम है लेकिन कोशिश बड़ी करेंगे। उम्र कम है लेकिन कोशिश बड़ी करेंगे। जहां सब पीछे हट जाते हैं, कि जहां सब पीछे हट जाते हैं, हम वहां भी अकेले लड़ेंगे।
अब आगे पढ़ना है लासिका का प्रभाव। लासिका आंतरिक कोशिकीय अवकाश से लासिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लासिका वाहिका बनती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। यानी कि देखिए, ये जो लासिका का जो प्रभाव है ना, कैसे कैसे होता है सो समझिए। यानी कि देखिए, ये जो है ना लासिका आंतरिक कोशिकीय से गुजरते हुए कहाँ जाएगा, तो मिलकर बड़ी लासिका बनाता है। ये आंतरिक कोशिका से मिलेगा और क्या करता है, लासिका बना लेता है। उसके बाद यह बड़ी शिरा में सीधे जाके खुलता है। लासिका के कार्य, अभी जो लासिका है ना, उसका काम है क्या, कुछ ना कुछ तो हर एक अंग का काम होता है। जैसे हम देखते हैं हाथ का काम है क्या, खाना, पढ़ना है जी, समझे। हाथ का काम है लिखना, इन्हें जो सोच लेना खाना, ठीक है। तो लासिका का काम हम लोग को पढ़ने, लासिका के दो मुख्य काम होते हैं, दो मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। एक है वसा का वहन, ठीक है। क्षुद्रांत छोटी आंत द्वारा अवशोषित और पचे हुए वसा का वहन लासिका द्वारा होता है। यानी कि जो भी पचा हुआ वसा है, यानी कि जो फैट है पच चुका है, ठीक है, उसका क्या अवशोषण कौन करता है भैया, लासिका करता है। उसका वहन कौन करेगा, लासिका करता है। संतुलन या ऊतकों से आंतरिक सतह को वापस रक्त में ले जाने का कार्य करता है। यानी कि देखिए, ये जो तरल है, ठीक है, है उसमें है रक्त, वापस रक्त को ले जाने का काम कौन करेगा भैया, तो तरल संतुलन करेगा। यानी कि वापस से जो खून है, ठीक है, जिसमें क्या है ना, इसमें बचा हुआ जो वसा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, लासिका द्वारा गुजरता है। इसमें क्या होता है ना, जो खून है, ठीक है, तरल जो खून है ना, उसको वापस से क्या करेगा, जो ले जाने का काम कौन करता है, तरल संतुलन करता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ना है रक्तचाप। भैया ये रक्तचाप क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बाबा रे बाबा। रक्तचाप, महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त का दाब रक्तचाप कहलाता है। यानी कि देखिए, महाधमनी जो है ना, ठीक है, और उनकी मुख्य शाखा, यानी कि उनसे जुड़ा हुआ तो छोटा मोटा धमनी सब है, ठीक है, वो क्या होता है ना, जो रक्त का जो दबाव होता है ना, वही कहलाता है रक्तचाप। यानी कि जो बड़ा महाधमनी है और उससे जुड़ा हुआ जो छोटा मोटा धमनी सब है, ठीक है, वो क्या करता है, रक्त का जो दाब रहता है ना, उसी को कहते हैं रक्तचाप, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर या फिर डायस्टोलिक प्रेशर मात्रा 120 से 80 होता है, यही रक्तचाप कहलाता है। यानी कि देखिए, एक नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो 120 से लेकर के 80 ही होता है। यानी कि या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 होगा, 120 होगा, और कम से कम कितना होगा, 80 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण द्वारा ली जाती है, और यह उपकरण है सिर्फ मोनोमीटर, सिर्फ मोनोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। खून को, ठीक है, रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसको नापने वाला जो उपकरण है, उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ सिर्फ गोमो मैनोमीटर है, सिर्फ गोनो मैनोमीटर, याद रखिएगा। सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। यानी कि सामान्य से अधिक, यानी कि 120 क्या है ना, जो नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उससे बेसी क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ेगा 120 से, तो उसी को क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता, उत्सुकता आदि से संबंधित हो सकता है। इसके कारण कभी कभी हृदय घात भी हो सकता है। यानी कि देखिए, ये जो हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन ये क्या होता है ना, जो अगर कोई भी मनुष्य में होता है तो क्यों होता है भैया, तो जब वो कोई चिंता करेगा, जब क्या होगा ना, उसको कोई टेंशन होगा या फिर कोई बीमारी होगा, तब क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, और उस व्यक्ति का क्या ना, हृदय घात हो सकता है, यानी कि वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर सकता है।
आगे हम लोग को पढ़ना है सामान्य से नीचे निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन कहलाता है। सामान्य से नीचे यानी कि 180 से नीचे जो होगा ना उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन बोलते। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। हृदय की धड़कने को मापने के लिए, हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप लोग जानना चाहेंगे ना हाइट, इसको क्या बोलेंगे? स्टेथोस्कोप किसको बोलते हैं? ये जो स्टेथोस्कोप है किसको बोलते हैं? जानने की उत्सुकता हो रही है? ठीक है, अब आप लोग देखते होंगे डॉक्टर लोग ना गर्दन में वो टांगा जिसको कहते हैं आला। देखते हैं डॉक्टर लोग गर्दन में टांगा हुआ रहता है ना आला, उसी को कहते हैं क्या? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि हम लोग जो अभी तक पढ़ लिए हैं उसमें से क्या ना जो महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। 1 मिनट में हृदय यानी कि दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, पढ़े हैं। मानव हृदय का औसत कुंचन दाब लगभग 120 mm/Hz होता है, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में नीलिया द्वारा पंप किया जाता है, यानी कि जो हृदय है, हम लोग का दिल है, वो क्या करेगा? खून को नीले के माध्यम से पूरे शरीर में ले जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया नाम का बीमारी होगा। सामान्य अनुशीतलन दाब क्या होता है? 80 mm होता है। नीलियों के शीतलन या प्राशरण से रक्त और उत्पन्न दाब को अनुशीतलन दाब कहते हैं। भैया अनुशीतलन दाब क्या होता है? तो नीलिया में जो स्थलन, नीलिया में क्या होता है? शीतलन प्राशरण से रक्त का उत्पन्न दाब, यानी कि जब हृदय थोड़ा जो क्या होता है ना रुकता है फिर आगे बढ़, हृदय जब पंप होता है यानी कि रुकता है फिर चलता है, फिर रुकता है फिर चलता है, यानी कि सिकुड़ता है बढ़ता है, सिकुड़ता है बढ़ता है। ठीक है, तो उससे जो दाब उत्पन्न होता है ना उसी को कहते हैं अनुशीतलन दाब। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन होता है, यानी कि श्वेत रक्त मिस होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो भी मनुष्य है मानव है उसके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। और प्लेटलेट जो होता है उसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, इसको याद रखिएगा। ये सब ना इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग को पढ़ना है। आगे है मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी कि देखिए कोई भी मनुष्य है, जीव जंतु है, सबके खून में क्या होता है? हेमोग्लोबिन पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। लेकिन मक्खी जो होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक। प्लेटलेट रक्तस्राव को रोकने के में मदद करते हैं, यानी कि खून अगर ज्यादा बह रहा है, ठीक है, हाथ छोटा मोटा कट गया है, छोटा मोटा हाथ कटेगा तब क्या है ना प्लेटलेट उसको थका करके रोक देगा, लेकिन ज्यादा कट गया तो प्लेटलेट भी रोक नहीं सकता है। पादप में जाइलम जल में वहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि पेड़ पौधे में जो जाइलम मौजूद होते हैं ना वो क्या करते हैं? जल को इधर से उधर करते हैं, यानी कि जल को जमीन से निकाल के और शरीर के पूरे पेड़ के पूरे भाग में देगा। सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन फ्रक्टोज के रूप में होता है, यानी कि फ्लोएम जो है ना पेड़ पौधे में जो उपस्थित फ्लोएम होता है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्रक्टोज के माध्यम से होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर भी क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, दोनों क्या है? रुधिर संयोजी ऊतक है। आगे है चालनी नालिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधा में मौजूद जो फ्लोएम होता है उसमें कौन सी नालिकाएं होती है? चालनी नालिकाएं। मानव हृदय पेशी पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, यानी कि मनुष्य का हृदय किससे घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम से। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है ना उसको अपने साथ कौन ले जाता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के माध्यम से होता है, यानी कि पेड़ पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन यानी कि भाप निकलने की जो प्रक्रिया होती है किसके माध्यम से होता है? तो पत्तियों के माध्यम से होता है।
आगे हम लोग का आ गया चैप्टर 4 उत्सर्जन।